125, फिर अगले 10 मिनट में मैं लिखने से पहले बता दूं इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको ख़त्म होने में, क्योंकि हर बार तो आधी होनी है चाहे कितना भी कम हो अमाउंट। मैं इसको फील कराना चाह रहा था इसलिए इतना टाइम दिया इसको, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं वो हमसे अगर पूछा जाए कि उसमें कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में, तो हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, तो इस बात को लिखिए, इस एग्जाम्पल को लिखिए। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की बाद में, पहले ग्राफ कर लेते हैं। तो ग्राफ किए जाए, चलिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ग्राफ बताइए कैसा आएगा। भाई हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1। तो क्या आना चाहिए, R इज इक्वल टू के ए की पावर 1। तो क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, ये आएगा। स्लोप कितना होगा इसका बताइए, स्लोप कितना है, के बराबर, जो के की वैल्यू होगी वो होगा स्लोप। के इज इक्वल टू टेन थीटा, यू आर राइट, फॉर्मूला तो थीटा ही होता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस, बोलिए, के टी अपॉन 2.303। इसका बताइए ग्राफ कैसा बनेगा अगर मैं इधर लॉग ए ले लूं और इधर टाइम ले लूं। कैसी इक्वेशन नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन। देखिए y, चेक करिए, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। इसको उधर लिख दिए खाली बस, है। तो कैसी लाइन आएगी, लाइन बनाइए, ओरिजिन से पास होगी। आप बताएं ओरिजिन से कब पास होती है, चलिए ये बताइए। हाँ, ऊपर से जाएगी, ओरिजिन से क्यों नहीं पास होगी, चलिए ये बताइए। क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो नहीं है। जब इंटरसेप्ट जीरो होता है, सी की वैल्यू जीरो होती है, तब ओरिजिन से पास होती है। यहाँ पे सी की वैल्यू किसके बराबर है, लॉग ए के बराबर है। यानी शुरू कहाँ से होगी, जब टाइम जीरो है। इधर देखिए, जब ये टाइम जीरो है तो ये पूरा फैक्टर जीरो, तो लॉग ए किसके बराबर हो जाएगा, लॉग ए नॉट। यानी मैक्सिमम जो उसकी कंसंट्रेशन शुरू में है वो रहेगी।
तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो ये मान लो ये वाली है log a0 ये वैल्यू ये होगी। और देखो इसका स्लोप जो होगा ऐसे होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव m, तो ये स्लोप ऐसे होगा। तो ये हो गया इसका स्लोप। ठीक है। चलो ठीक है, ओके। और थीटा कौन सा वाला लेंगे, यही वाला, ये थीटा होगा। ये अंदर वाला अगर लिया हमने तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। स्लोप की वैल्यू बताइए कितनी है। स्लोप किसके बराबर है बेटा, बोलिए। हाँ, माइनस के बाय 2.303, यही फैक्टर तो है m के बराबर, इतना है। तो नेगेटिव स्लोप जो होता है वो ढलान वाला होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ तो मैंने क्या लिया है, log a लिया है, ये याद रखिएगा। यहाँ टाइम लिया है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, कंसंट्रेशन ऑफ a वर्सेस टाइम, तो कैसा ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, क्यों घटेगी। लेकिन कैसे घटेगी, स्ट्रेट लाइन घटेगी, ये कैसे पता चला। कंसंट्रेशन क्या स्ट्रेट लाइन बना रही है, वो तो लॉग के साथ बना रही है, बिना लॉग के नहीं बनाएगी। बिना लॉग वाली क्या होगी, चलिए फिर से देखते हैं। करूं मैं, तब ध्यान दे रहे हैं। log a इज इक्वल टू log a0 माइनस के टी, यही थी मेरी इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या हो गया था, और अच्छा डिवाइडेड बाय 2.303 भी तो है, लॉग लिखा हुआ है ना। अगर ln लिख दूंगा तो ये हट जाएगा। तो बताइए लॉग लेके करूं कि ln लेके करूं। लॉग लेके कर देता हूं क्योंकि हमारा लॉग ही यूज होना है। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, a/a0 हो जाएगा। नहीं, लेकिन मुझे लॉग लेकर के नहीं, ln लेकर के करना चाहिए, इसलिए कि ग्राफ मुझे ln वाला बनाना है। तो ln ले लेता हूं, ठीक है। तो a/a0 इज इक्वल टू माइनस के टी, ln ले लिया है तो क्या हो जाएगा, ये 2.303 हट जाएगा, ठीक है। इसका बेस ई है, ये आपको मालूम है। अगर ln ई वाई या ए बी की टर्म लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू बी हो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर b। ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। और इसी तरीके से अगर log लिख दूं मैं, और उसका बेस तो 10 होता है, दिखाई दे रहा है। a इज इक्वल टू बी हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी की सॉरी
10 की पावर b। ठीक है, तो जो बेस होता है उसकी पावर सामने वाला फैक्टर बन जाता है। ये बेस के कुछ फॉर्मूले हैं, ये एक जगह लिखे होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए पेज कौन सा है, ताकि फौरन देखो, 10-5 बार देखेंगे तो फिर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये बताइए, इसीलिए मैंने, क्योंकि ये 10 की पावर का ग्राफ जो है वो नहीं है और ना ही बताया जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमको करना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे लिखूँ ए अपॉन ए नॉट क्या हो गया, ए हो गया, तो ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू बेस ई है, तो बेस ई की पावर माइनस के ई। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये एक और इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गई, उसी इक्वेशन का पार्ट है ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, बस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, वो लॉग की फॉर्म में थी, लेकिन इसके अंदर मेरा खाली कंसंट्रेशन आ गई। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है, किसी को याद है? एनीवन? एक्सपोनेंशियल ग्राफ सिर्फ दो तरीके का होता है। कैसा? या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। ठीक है, एक टाइम के बाद जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा। कौन सा? हाँ, यस, ओरिजिन से ही जाएगा। तो इन दोनों में से बताओ कौन सा वाला ग्राफ बनेगा उसके लिए? ए, फर्स्ट वाला। क्यों, ऐसा क्यों कहा? हाँ, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम हो रही है, और हमने कोऑर्डिनेट में क्या लिया है, रिएक्टेंट ही तो लिया है। यस, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए की कंसंट्रेशन कम हो रही है, अब माइनस लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये वाला पॉइंट का क्या नाम होगा, यहाँ पे लाइन को टच कट कर रहा है, इसका नाम होगा ए नॉट, इनिशियल जो भी कंसंट्रेशन होगी। कैसे आएगी? टाइम जब 0 है तो ए नॉट है, टी को 0 रखिए, आंसर आ गया। बोलो, मैंने कोई मुश्किल बात बता दी? नहीं। तो टाइम को यहाँ 0 रखिए, एट टी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू ए नॉट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ई की पावर माइनस के इंटू 0, 0 करते ही इसकी पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, तो 1 हो गया तो ए नॉट आ गया। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम 0 है मेरा, तो कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट है। अब यहां से ग्राफ शुरू होने वाला है, और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने, इसी कहते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है या एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। बहुत तेजी से जब जो चीज घटती बढ़ती है तो उसको ये कहते हैं। ठीक है ना? तो ये ग्राफ मेरा हो गया किसका? इसका हो गया। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी आप लोगों ने सीख लिया, वेरी गुड। और ये वाला ग्राफ जो होगा, ये प्रोडक्ट
वर्सेस टाइम का होगा। चलिए, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा तो प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। एक और करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन तो किया था, वर्सेस टाइम। ये कैसे आए ग्राफ? सब कुछ आपके सामने है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला R इज इक्वल टू के ए है कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम है नहीं इसमें। अगर मुझे टाइम का फैक्टर डालना है तो कहाँ से टाइम का फैक्टर आ सकता है? पिछले पेज से। ए इज इक्वल टू क्या था? ए नॉट ई की पावर माइनस के टी है। तो ये अगर मैं ए की जगह ये वाली वैल्यू रख दूं तो कोई गलत थोड़ी कर दिया मैंने। तो ये वाली वैल्यू लिख दीजिए के ए नॉट, ये तो मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, और ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ग्राफ कौन सा बना? एक्सपोनेंशियल। वही और एक्सपोनेंशियल ग्राफ इन्फिनिटी पे जाकर के मिलता है टाइम से, इसीलिए तो टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये बताओ, टाइम 0 है तो कितनी रेट क्या होगा? ये वाला वैल्यू क्या आएगी? ये वाला फैक्टर 1 हो जाएगा, के ए नॉट। चलिए, वो प्रोडक्ट वाला जो ग्राफ मैंने कराया था उसको देख भी लेते हैं, कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो रिएक्शन मेरा क्या था? ए से बन रहा है प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो ए नॉट है, ये 0 है। और जब टाइम t इज इक्वल टू टी हो गया तो a कितना हो गया? ए नॉट माइनस एक्स, इतना ही तो बचा, x टूट गया सपोज। ठीक है, और ये कितना बनेगा? ये x बनेगा। तो यहां से मैं प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकता हूं। निकालिए, उसी इक्वेशन में रखिए। ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ए कितना बचा? ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। आ गया? तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x ही तो प्रोडक्ट है। तो मैं क्या करूँगा? इसको इधर ले आऊँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दूँ ए नॉट माइनस ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ए नॉट बाहर आ गया,
तो क्या हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, ये आ गई एक्स की वैल्यू। ये सब ग्राफ एक्सपोनेंशियल वाले नहीं आए अभी तक, बट हो सकता है भैया अब तो कुछ भी पूछ सकता है वो। तो ये हो गया, चेक भी वेरीफाई भी कर लिया। टाइम 0 है तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा 1, ऊपर 0 हो जाएगा तो ये ई एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, तो ये x क्या हो जाएगा 0, तो देखो 0, ठीक है। और उसके बाद जा करके ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। बाकी के बारे में सोचना नहीं, बस हमें पता है कैसा ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के लिए भी निकाल दिया हमने, ओके। और कौन सा रह गया, 1 2 3, चलिए हाँ, यस, एक ग्राफ और करते हैं। टी हाफ वर्सेस इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बताइए, सब लोग बोले। टी हाफ जो है इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो वो डिपेंड ही नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। टी हाफ कुछ भी हो, जैसे हमने अभी पीछे देखा था, 100 मोल हो, 50 हो, 25 हो, 12 हो, हर किसी में क्या हो रही है, उतना ही टाइम लग रहा है और हाफ हो जा रही है। तो इसलिए ग्राफ हमारा जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन। अब वो जो भी टी हाफ की वैल्यू होगी वो यहाँ भी हो सकती है, ठीक है ना, और वो कहीं भी हो सकती है, यहाँ पर जहाँ चाहे वहाँ बनाइए। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ भी खत्म हो गया। तो ग्राफ भी कर लिया, डेरिवेशन भी कर ली, और लॉग के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा है आज हमने। बस इसको रिवाइज करते रहना है, अगले चैप्टर में भी काम आना है। और क्या रह गया है, अब बस इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करते हैं। आज मैंने अच्छा इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर पे, ताकि बस खाली वो रह जाए न्यूमेरिकल का। पहला एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिव डिके। जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं डिकेज वाले, वो सब फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। हो गया। दूसरा, ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज का जो ग्रोथ होता है और डिके होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर होता है। इसीलिए आप कितनी भी एंटीबायोटिक खाइए, बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होता है, इतना हो जाता है कि बॉडी में वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, ये लिख लेते हैं, रिएक्शन C12H22O11 presence of H2O
प्लस H पॉजिटिव C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखिए बैलेंस है 12 दूनी 24 12। यस, किसी को मालूम है रिएक्शन ये? हाँ, वो तो सुक्रोज है। यस, और ये दोनों दोनों ही ग्लूकोज है, तो फिर ये 2 लिख देता। एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमर होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो ऊपर वाले को ग्लूकोज बना दिए, नीचे वाले को फ्रक्टोज। ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज हमारा होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का नाम सुना है पहले? और ये होता है लीवो रोटेटरी। है बेटा? H, हाँ H22 यार, 12 कैसे लिख दिया। थैंक यू फॉर करेक्शन। हाँ ठीक है, H22, तभी तो बैलेंस हुआ। मैंने काउंट भी किया तब भी नहीं दिखा मुझको। चलो ठीक है। डेक्स्ट्रो के नाम सुना है पहले? है बेटा? नहीं सुना है? क्या, किस चीज से रिलेटेड है ये? लाइट के रोटेशन से रिलेटेड है। जब किसी सैंपल से हम लोग लाइट पास कराते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है वो या तो उसको लेफ्ट में रोटेट करता है या राइट में रोटेट करता है। तो जो लेफ्ट में रोटेट करता है वो लीवो कहलाता है, जो राइट में रोटेट करता है वो डेक्स्ट्रो कहलाता है। ठीक है, वैसे ये 11th का ही पार्ट है ऑर्गेनिक का। नहीं बेटा 6 ही आएगा। H2O की बेटा यूज करता है ना, H2O की परसेंटेज। एसिडिक मीडियम भी होना चाहिए तभी होगा ये। ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। लिखिए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम। Inversion of cane sugar in acidic medium। और ये भी बेटा डेक्स्ट्रो होता है। तो 3 एग्जाम्पल हो गए। चौथा एग्जाम्पल लिख लीजिए, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। CH3COO C2H5। हाइड्रोलिसिस यानी पानी की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, यानी H पॉजिटिव लिया है, थोड़ा सा एसिड डाल दिया है 2-4 ड्रॉप। ठीक है, तो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो एस्टर क्या होता है, वो एसिड और अल्कोहल में ब्रेक हो जाता है, तो एक बन जाएगा। ये देखो फिर से गलती हुई, CH3 है ये, तो CH3COOH प्लस C2H5OH, अल्कोहल बन गया और एसिड बन गया। ये 4 एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिए। हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 80%
मतलब इसी में से आएगा। चलिए अब टी हाफ आपको पता है क्या होता है, T75 निकालिएगा। टी हाफ मतलब T50% हो गया, तो T75 निकालिएगा इन टर्म्स ऑफ टी हाफ। T75% टी हाफ का कितना होगा, ठीक है, कितने टाइम्स होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हिंट दे दूं, बोलिए, हिंट दे दूं, ए कितना बचेगा, बोलिए, 100 माइनस 75, ठीक है ना। अगर मैंने इनिशियली कंसंट्रेशन 100 ली है तो 75% उसमें से कंज्यूम हो गया, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके T75 निकलेगा। और एक और निकालिएगा T99.9%, वो भी, यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ y की वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करिए और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम लोग अब विदा लेते हैं।